नमस्कार। समाचार संस्करण के साथ मैं रामचंद्र उरांव आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एड़पा न्यूज चैनल समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में कल कोविड-19 के मद्देनजर प्रतिबंधित छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार के बैठक में लिए गए निर्णय। धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के प्रवेश में अनुमति प्रदान की गई है। धार्मिक स्थल पर संचालन से सभी संबंधित व्यक्ति जैसे पुजारी, पंडा, इमाम, पादरी इत्यादि का कम से कम एक टीका लेना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी द्वारा चिन्हित धार्मिक स्थल जैसे देवघर स्थित बाबा धाम मंदिर इत्यादि में ई पास के माध्यम से अधिकतम 100 व्यक्ति 1 घंटे में प्रवेश कर सकेंगे। धार्मिक स्थल पर स्थान की 50% क्षमता से एकत्रित होने की अनुमति दी गई है। 18 वर्ष से कम उम्र व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रहेगी। सामाजिक दूरी बनाना अनिवार्य होगा। बिना मास्क के प्रवेश नहीं होगा, लगातार मास्क लगाना होगा। दुर्गा पूजा पंडाल के निर्माण की अनुमति दी गई है। पंडाल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक रहेगी। पंडाल में एक समय में क्षमता का 50% या 25 से अधिक व्यक्ति जो कम हो के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। मेला आयोजन प्रतिबंध रहेगा। मूर्ति की अधिकतम ऊंचाई 5 फीट होगी। कोई तोरण या स्वागत द्वार नहीं बनेगा। पंडाल किसी थीम पर आधारित नहीं होगा। पंडाल 3 तरफ से घेरा जाएगा। भोग वितरण नहीं किया जाएगा। पूजा समिति द्वारा आमंत्रण पत्र नहीं वितरित किया जाएगा। आवश्यक रोशनी को छोड़कर आकर्षक रोशनी प्रतिबंधित रहेगी। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे गरबा, डांडिया इत्यादि पर प्रतिबंध रहेगा। 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति का प्रवेश अपेक्षित नहीं है। खाने पीने की कोई दुकान या ठेला आसपास नहीं लगेगा। विसर्जन जुलूस नहीं निकलेगा। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित स्थान पर विसर्जन किया जाएगा। पंडाल में किसी भी समय कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के नहीं होगा। ढाक की अनुमति होगी। कॉलेज में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा के सभी वर्ष की ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। स्कूल में 6 से 8 तक ऑफलाइन कक्षा की अनुमति दी गई है। सभी खेल कूद की गतिविधि के बगैर दर्शक के आयोजन की अनुमति दी गई है। बार और रेस्टोरेंट को 11 बजे रात तक खोलने की अनुमति दी गई है। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री श्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, अपर सचिव मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुणेक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग श्री अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव श्री अबू अब्बाकर सिद्दीकी की उपस्थित थे। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई। इस बैठक में 17 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। झारखंड कोविड काल में शराब की बिक्री नहीं होने से टैक्स में छूट देगी। खनन क्षेत्र में सड़कों पर चलने वाले वाहनों को टोल टैक्स देना होगा। इससे सरकार को 700 करोड़ की आमदनी होगी। गिरिडीह में सोलर सिटी बनेगा। परशुनाथ पर्यटन स्थल होने के कारण गिरिडीह को सोलर सिटी बनाया जाएगा। सोलर सिटी बनने के बाद गिरिडीह के जिले के लोग अपने घरों से बिजली से जुड़े कार्य के लिए सोलर पावर का उपयोग करेंगे। यह कार्य जेरेडा द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। गिरिडीह में कुल 29,858 विद्युत कनेक्शन है। इसकी कुल क्षमता 41 मेगावाट है। दूसरी ओर रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, बोकारो दूसरे चरण में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार ने नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका आलोक में गिरिडीह शहर का सोलर सिटी के रूप में चयन करते विकसित करने के लिए 8.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इसके तहत रूफटॉप पावर प्लांट बिना बैटरी के लिए केंद्रांश 40% और राज्यांश 60% के फॉर्मूले पर काम होगा। योजना के लिए राज्यांश के तौर पर 3.75 करोड़ रुपया जेरेडा के अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई। योजना के तहत 3 लाख रुपये वार्षिक आय वाले परिवार को 100% सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। राज्य के 22 जिलों में ई-एफआईआर की व्यवस्था होगी। राज्य में ई-एफआईआर की सुविधा हो जाने से पुलिस और आम लोगों की काफ़ी सुविधा होगी। खूंटी और रामगढ़ को छोड़ बाकी जिलों में ई-एफआईआर थाना के सृजन का प्रस्ताव है। हालांकि इसके लिए नए भवन और पद सृजन नहीं होगा। पूर्व में कार्यरत कंपोजिट कंट्रोल रूम को ही ई-एफआईआर थाना बनाया जाएगा। सोमवार तक आधा दर्जन प्रस्तावित कैबिनेट विभाग में पहुंचे थे, जबकि बाकी प्रस्ताव मंगलवार को लाए गए। बैठक को लेकर सभी संबंधित अधिकारियों और मंत्रियों को सूचित किया गया। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र के बाद बैठने की यह पहली बैठक होगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उस बयान पर राजनीति गरमा गई जिस पर मगही और भोजपुरी को लेकर उन्होंने बयान दिया था। आइए मगही और भोजपुरी के बारे में जानते हैं। मगध जनपद में बोली जाने वाली मगध ही आजकल मगही के रूप में प्रसिद्ध है। वर्तमान में पटना, नालंदा और गया जिले में मगही भाषा अधिक बोली जाती है। प्राचीन महाजनपद की प्रमुख भाषा थी। इस क्षेत्र में अभी भी यही भाषा प्रमुख है। इस भाषा के विकास में समर्थन में लक्ष्मी नारायण पाठक, हरिहर पाठक, जय गोविंद बाल,
गोविंद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। श्रीनिवास की प्रमुख रचनाएं मगही भाषा में ही है। भोजपुरी भाषा राजा भोज वंशजों ने अपने राज्य की स्थापना मल्लाह जनपद में की थी और अपनी राजधानी नाम भोजपुर रखा था। कुशीनगर के नाम पर इस भूभाग में बोली जाने वाली भोजपुरी पश्चिम बिहार की भोजपुर, रोहतास, छपरा, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण आदि जिलों पर उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भोजपुरी बोली जाती है। क्षेत्रता के कारण भोजपुरी भाषा में अनेक भेद हो गए हैं। भोजपुरी के माध्यम से रो का लोप हो गया है। भोजपुरी भाषा विकास में भिखारी ठाकुर, रघुवीर नाथ, महेंद्र मिश्र, बाबू रघुवीर, नारायण रंजन प्रसाद सिन्हा आदि विशेष योगदान रहा है। भोजपुरी भाषा में अनेक फिल्में भी बनी है। मैथिली मुख्य रूप से दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, पूर्णिया में बोली जाती है। बिहार के अलावा जनकपुर धाम में नेपाल के तराई क्षेत्र में भी बोली जाती है। मैथिली भाषा का वर्तमान स्वरूप 10वीं शताब्दी में रूप में माना जाता है। 10वीं शताब्दी मैथिली सबसे पहली रचनात्मक द्वारा रचना की गई थी। अंगिका भाषा मूल रूप से भागलपुर जिले की मूल भाषा है। इसे भागलपुरी भी कहते हैं। अंगिका भाषा जमुई, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, खगड़िया आदि जिलों में बोली जाती है। मैथिली का ही परिवर्तित रूप है। मैथिली भाषा का माना जाता है कि अंगिका भाषा के प्राचीन लिपि में 6वीं शताब्दी में ललित विस्तार नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और एक धमाकेदार खबर आदिवासियों के लिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के रजिस्ट्रार जनरल को पत्र जारी कर धर्म कोड के लिए पूर्व सांसद सलखान मुर्मू की मांग पर समुचित कदम उठाने के लिए कहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय 6 सितंबर को पत्र जारी कर रजिस्ट्रार जनरल को यह सूचना दी है कि पत्र में कहा गया है कि सलखान मुर्मू द्वारा 29 अप्रैल को भेजे गए पत्र में संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत आदिवासियों के लिए अलग सरना धर्म कोड की मांग की गई है। वर्ष 2021 में जनगणना में एक अलग कॉलम प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। इसी संदर्भ में गृह मंत्रालय ने पत्र रजिस्ट्रार जनरल को भेजा है। सूचना के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से एक सर्वदलीय टीम मंत्री से मिलेगा। इसमें जातिगत जनगणना के साथ साथ सरना धर्म कोड की भी मांग हो सकती है। सरना धर्म कोड की मांग लगातार विभिन्न आदिवासी संगठनों द्वारा की जा रही विधानसभा की ओर से प्रस्ताव पारित कर केंद्र में भेजा गया था। राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया है कि प्राकृतिक पूजक आदिवासियों के लिए अलग धर्म की व्यवस्था की जाए। राज्य सरकार की ओर से आग्रह किया गया है कि प्राकृतिक पूजा के आदिवासियों के लिए अलग धर्म की व्यवस्था की जाए। ये प्रस्ताव पिछले साल झारखंड विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर भेजा गया था। अभी आपने समाचार संस्करण सुना। सभी को नमस्कार।